हेलो फ्रेंड्स। अब जेई मेंस की फाइनली डेट पास में आ गई है। अब 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जेई मेंस का एग्ज़ाम होना है। जेई मेंस का एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन होने के बाद अब फाइनली ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आज मैं आप लोगों से जेई मेंस 2020 के लिए कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहूँगा, जिससे कि आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ा पाएंगे। तो चलो आज बात करते हैं अपन लोग जेई 2020 के बारे में कि आपको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। तो आज बच्चों मेरा पहला पॉइंट होगा, आप लोगों को मालूम ही है कि जेई मेन में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। जेई मेंस 2020 में कुछ चेंजेस हुए हैं। इससे पहले 30x3 90 क्वेश्चंस आया करते थे, तो उसमें कुछ स्पीड का गेम भी रहता था। अब 2020 में यहाँ पर 25x3 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप वाले होंगे। तो चूँकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो गए हैं, अब आपको 75 क्वेश्चन 3 आवर्स में करने हैं। तो अब ये बात पक्का है कि जेई मेंस अब स्पीड का नाम एग्ज़ाम होकर एक एक्यूरेसी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आप एक्यूरेसी बरकरार रहे। स्पीड अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। अब अगर अगला बात करें हम लोग कि पैटर्न ऑफ जेई मेंस के पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में बात करें तो जेई मेंस में आप ये मान के चलें कि 30% क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, 50% क्वेश्चन मॉडरेट टफ होते हैं और 20% क्वेश्चन कंपैरेटिवली टफ आते हैं। तो आपको ये हमेशा माइंडसेट में रहना चाहिए कि आपके लिए 80% क्वेश्चन तो अभी भी आसान है। तो अगर हम उन क्वेश्चन को भी बहुत ढंग से कर पाएँ तब भी हमारा जेई मेंस में एक अच्छा स्कोर आ सकता है और हम एनआईटी में एक अच्छे से अच्छे एनआईटी में एक अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है कि आपका फोकस मेनली इजी और मॉडरेट इजी क्वेश्चंस पे होना चाहिए पहले। ओके, अभी आप लोगों को और क्या बात ध्यान रखनी है। अभी आपके पास में 3 to 4 डेज हैं, किसी बच्चे के पास में 5 डेज भी हैं, 6 डेज भी हैं। तो आप लोगों को अभी डेली एक मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। आप एक डेली मॉक टेस्ट दें। एनटीए की साइट पे जाके दे सकते हैं या और कहीं पे अगर अवेलेबल है, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ पर अवेलेबल है, या नेट पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि बेस्ट रहेगा कि आप एनटीए की साइट पे जाके आप कुछ इसके मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, जो भी आपका टाइम अलॉट हुआ है जेई मेंस के लिए, उसी टाइम फ्रेम में आप एग्ज़ाम दें। आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें। तो लेट से आपका एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे से 12 बजे वाली पारी में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको 7 बजे से अपना माइंड मेकअप करना है कि मुझे एग्ज़ाम देना है। आप 2 घंटे पहले से माइंड मेकअप कर लें, आप पढ़ाई छोड़ दें, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई मुझे अब एग्ज़ाम देना है, 2 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है, उसको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। मॉक टेस्ट तसल्ली से दें, डेली एक टेस्ट दें। तो एक तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट वो देना बहुत ज़रूरी है। अभी कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल मत उठाओ। जो टॉपिक छूट गया उसे छूट जाने दो, क्योंकि आप देखो 25 क्वेश्चंस ही आने हैं, पूरे सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चंस आने हैं। तो अगर एक आध टॉपिक छूट भी गया है तो छूट जाने दो। अब आप कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल मत उठाइए। जो भी आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो आप लोग, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट आपने देना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में देना है, बीच बीच में उड़ना नहीं है। आपको ये देखना है कि मेरा रियल एग्ज़ाम हो रहा है, उसी तरह से आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद अपने मार्क्स को एनालाइज कर लें कि आपकी कहाँ पे कमी रह रही है, किस तरह के क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में क्या कुछ कमी हो रही है, ये सब चीज़ें आप चेक करें। आपको ये कभी नहीं करना अब कि आप कोई नया टॉपिक उठा के पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल गलती ना करें आप लोग।
तो आप लोग एक डेली मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपका धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगा। ये वैसे ही हुआ जैसे कि कोई भी क्रिकेट मैच होने से पहले बहुत सारी नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो नेट प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी लाइन और लेंथ अपने आप ही इम्प्रूव होने लगती है। तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है दोस्तों, हेल्दी माइंड ब्रीड्स सक्सेस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें इस बात पे चर्चा करनी है कि अभी जो आपके पास जितने दिन बाकी हैं उसमें आपको मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग रहना है। आपको प्रॉपर नींद लेनी है। आप 7 घंटे 8 घंटे नींद लें। आप बहुत अच्छा महसूस करें, अपने आप को रिलैक्स रहें। कोशिश करें कि आप अपने पेरेंट्स के पास थोड़ा समय बिताएं, जिससे कि आप रिलैक्स रहेंगे और अपना परफॉर्मेंस सुधार पाएंगे। दूसरी बात, अभी पढ़ते समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अब ऐसा नहीं होता कि मैंने कहा स्ट्रेस नहीं लेना है तो स्ट्रेस ऐसे गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश करना है, जैसे हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहेगा ही अभी, क्योंकि एग्ज़ाम पास में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छा भी है कि वो आपको लापरवाह होने से बचाता है। लेकिन स्ट्रेस पर ही सोचते रहना ये बहुत ख़तरनाक है। तो कोशिश ये करनी है कि अभी रिलैक्स रहें। जैसे जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरा भी मानना था कि मैं एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता था, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता था, और रिलैक्स होके जो मुझे अच्छा लगता था, ऐसे मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था, मैं म्यूज़िक सुनता था, मेरी मदर के पास बैठता था या दोस्तों से बातें करता था। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप अपना जब रियल एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको कोशिश ये करनी है दोस्त कि अभी रिलैक्स रहें, एक मॉक टेस्ट दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट के पास बैठें, उनसे बात करें, उनके एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि आप रिलैक्स हो पाएँ। तो आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा सुधार पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट देने से और क्या फ़ायदा होंगे। तो मॉक टेस्ट देने से एक और फ़ायदा मिलता है कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एग्ज़ाम किस तरह देना है। किस तरह देना है मतलब कि मुझे कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट में देना है, किस सब्जेक्ट से मुझे स्टार्ट करना है। ये अगले 4-5 दिन में आप मॉक टेस्ट दे दे के ये बात समझ जाएंगे कि लेट मुझे पहला मैथ्स करना है या केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है, और मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे के आना है, जिससे कि मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाए। आप किसी भी तरीके से अपना टारगेट स्कोर नहीं बनाएंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैं अपना टारगेट स्कोर क्या रखूं। ये टारगेट स्कोर तो कोई बात ही नहीं हुई। कभी भी विराट कोहली किसी भी मैच में जाने से पहले ये सोच के नहीं आता है कि मुझे आज तो 100 बनाने, आज मुझे 73 बनाने रन, मुझे आज 74 रन बनाने, ऐसे बात करके आता है कि आज मुझे 0 पे आउट होना। ये सोच के जाता है। वो सोचता है कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। वो ये भी नहीं प्लान करता कि मेरे सामने बॉल आएगी तो इस बॉल को मुझे छक्का ही मारना है। ये नहीं, वो देखता है, बॉल को एनालाइज करता है कि बॉल किस लेवल की है और मुझे उसको छोड़ देना है या उसे हिट करना है। कई बार होता है कि वो बॉल को बस प्लेस करके छोड़ देता है। वो देखता है कि बॉल बहुत अच्छे लाइन लेंथ की बॉल है, मुश्किल बॉल है, तो वो उसको सम्मान दे के छोड़ देता है। तो आपको भी वही करना है कि अगर हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है तो आप उसको छोड़ देना, आप आगे बढ़ जाना। तो आपको अभी मॉक टेस्ट देने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के दौरान मेरे टाइम को कैसे मैनेज करना है वो ध्यान रखना है। आईआईटी का एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम नहीं होता, बस डिफरेंट ज़रूर एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम आपके मेंटल स्टेबिलिटी का एग्ज़ाम है कि ये चेक करता है कि आप मेंटली बहुत स्टेबल है या नहीं। आप बहुत काम और कूल होकर एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब चूंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको कलर स्कीम, आपके राइट हैंड कॉर्नर पे कलर स्कीम बनी हुई आती है। आपको कलर स्कीम पे बहुत ध्यान रखना है। आप कलर स्कीम आपके बारे में ये बता देती है कि आपने
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, कितने रिव्यू में डाले हुए हैं, किसको आपने विजिट नहीं किया है, ये सारी चीज़ कलर स्कीम पर बहुत मायने रखती है। आपको बच्चों करना क्या है कि जब मॉक टेस्ट दें तो कलर स्कीम को एक दो बार देख जरूर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कलर स्कीम पे देख रहे हैं, बार बार गौर कर रहे हैं कि ये कलर का मीनिंग क्या है, ये कलर का मीनिंग क्या है। तो बेटा ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उसमें इस तरह की बात तो बार बार हम लोग पन्ने पलटते रहते थे कि यार ये क्वेश्चन छूट गया, ये रह गया, ये हम पढ़ चुके हैं वगैरह वगैरह। यहाँ तो अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में और तुम देख रहे हो कि स्पीड इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो तुम्हें बहुत बहुत कूलली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको कलर स्कीम का ध्यान रखना है। जैसे आप देखोगे कि ग्रे कलर की जो कलर स्कीम है वो ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया है। ग्रीन कलर का बता रहा है कि आपने ये क्वेश्चन को आंसर दे दिया है। आप ये मालूम है आप लोगों कि आप आंसर को कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अननेसेसरी उसमें उलझे नहीं। जो आपके दिमाग ने पहली बार आंसर दे दिया है वो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर है। फिर एक रेड कलर बताता है कि आपने क्वेश्चन को विजिट तो कर लिया है, आपने देख तो लिया है, लेकिन आपने उसको आंसर नहीं दिया है। इसी तरह एक पर्पल कलर बताता है कि मार्क्ड फॉर रिव्यू। बच्चों जब तुम्हें लगे कि यह क्वेश्चन मैं सॉल्व तो कर लूंगा लेकिन टाइम लगेगा, तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल दें कि जब मैं दोबारा आऊँगा तब इसको क्वेश्चन को देखूंगा दोबारा से। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप एक दो बार कलर्स की स्कीम को समझ लेंगे। मेरे हिसाब से कलर स्कीम को समझ जाना एक गेम चेंजिंग थ्योरी है, गेम चेंजिंग थ्योरी, लिटरली गेम चेंजिंग थ्योरी है। आपके कलर स्कीम समझ में आ गई तो आप गेम चेंज कर सकते हैं। ओके, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर एक टाइमर आता है जो बताता है आप टाइम कितना कंज्यूम कर चुके हैं, कितना टाइम रह गया है। बहुत सारे बच्चे उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं, वो तो एकदम ही गलत है। बहुत सारे बच्चे उसी पे फोकस रखे जाते हैं, ये भी बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा उस पर फोकस रखना, नहीं, ऐसा नहीं। आपका अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो कुछ टाइम बाद आपकी आदत पड़ जाएगी कि एक मैं सरसरी नज़र से देखूंगा और मुझे पता लग जाएगा कितना टाइम हो चुका है। तो आप टाइमर पे भी ध्यान रखें, लेकिन बार बार देखें ना, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपका ध्यान भटके। तो एग्ज़ाम में आपका ध्यान, आपका फोकस आपके पेपर पे, आपके क्वेश्चन पे होना चाहिए। जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम आपको ये मालूम है कि आपको 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है। वो कुछ प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, आपके पास भी आ गए होंगे कि आपको कैसे मास्क वगैरह वगैरह वो सब आप देख लीजिएगा। आपको ये ध्यान है आपको 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है, तो आप ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले आप सीट पर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों उस टाइम पर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपने आप ही अंदर दिमाग पे अंदर रिवीजन कर रहे होते हैं, तो ये आप हरगिज ना करें। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के इक्वेशंस को दोहरा रहे होंगे अंदर, या मैथ्स या फिजिक्स के फॉर्मूलेज रिवाइज कर रहे होंगे, ये हरगिज ना करें। ऐसा करके आप अननेसेसरी अपने ब्रेन को कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हरगिज बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे। आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, आप अपने हाथ को स्ट्रेच करें, गर्दन को स्ट्रेच करें, बार बार छोटी स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग कर लें। थोड़ा आप चाहें तो वहीं बैठ के प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और आप अगले 3 घंटे खेलने के लिए प्रॉपरली तैयार हो। तो आप उस दौरान कोई रिवीजन नहीं करेंगे, दिमाग पे कोई रिवीजन नहीं करेंगे। आप उस समय स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का प्राणायाम कर सकते हैं, या जिस ईश्वर को आप पूजा करते हैं उनको ध्यान लगा सकते हैं। मुझे ध्यान है कि जब मैं तो एग्ज़ाम से पहले जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ा करता था। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से मैं बहुत ही रिलैक्स हो जाता था। तो मन ही मन आँख बंद करके मैं गायत्री मंत्र पढ़ता था, तो शायद मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता था कि मुझे स्ट्रेस ज़ीरो हो जाता था। तो जिसकी भी आप आराधना करते हैं आप उसको याद करें, रिलैक्स रहें, कुछ बात ना सोचें। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, यू आर द बेस्ट, और आप अच्छा करेंगे, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आने वाला है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किन बातों का ध्यान रखना है? ड्यूरिंग एग्ज़ाम
आप एग्ज़ाम को 2 या 3 राउंड में कर सकते हैं, जो भी आप ने अब तक करके आए हैं आप 2 या 3 राउंड लगा लें। पहले राउंड में आप बिल्कुल आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लें, किसी भी बड़े क्वेश्चन में आप उलझे नहीं, क्योंकि कई क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह ड्राफ्ट करता है कि वो आपको बहुत ललचाते हैं, आपको बार बार लगता है ये हो भी जाएगा और हो भी नहीं रहा, हो भी जाएगा और नहीं भी हो रहा, तो आप उसके उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और उस चक्रव्यूह में फंसते ही आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन से, वो ललचाने वाले क्वेश्चन से बार बार बचेंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मुझे उलझा रहा है और मेरा टाइम ख़राब होगा, तो उन क्वेश्चन से आप बाहर निकलें। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है आप 2 राउंड या 3 राउंड जो भी आपको लगता है उस तरह बना लें। पहले राउंड में आप बिल्कुल आसान और छोटे क्वेश्चन करें, और सेकेंड राउंड में आप थोड़े टफ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लें। थर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस करें। बेटा कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होता है ये कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन होता है, आपको मालूम होता है कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा। मास इफेक्ट का क्वेश्चन है, इससे एनर्जी निकालनी है, मुझे मालूम है सीधा E= डेल्टा mc² लगाना है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आप कैलकुलेशन में एरर करेंगे और आपका क्वेश्चन जाएगा। और ये ध्यान रखें, जो आपने एरर की और जो आंसर आ रहा है, एग्जामिनर को मालूम होता है कि वो बच्चा यहाँ गलती करेगा, वो खट से वहाँ पे आपका आंसर गलत पकड़ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी कैलकुलेशन ज़्यादा है उसको हमेशा सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में लेकर जाएंगे, ये आप एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे। दूसरा, एग्ज़ाम में जो आपको मैंने पहले ही बताया कि जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है कि मुझे आते हैं और मैं बाद में सॉल्व कर सकता हूँ, उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल देंगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के कंप्यूटर हैंग हो गया तो बच्चे एकदम पैनिक हो जाते हैं। आप परेशान मत हो, आपका जो टाइमर है वो वहीं रुक जाता है। आप अपने इन्विजिलेटर से रिपोर्ट कर दो कि मेरा ये कंप्यूटर हैंग हो गया है, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं और आपका टाइम ख़राब नहीं होता। आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका 1 मिनट भी ख़राब नहीं होगा। जैसे ही हैंग होता है वही टाइम स्लॉट वहीं रुक जाता है, अगला कंप्यूटर आएगा तब तुम्हारा वहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम में इसका ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी और जनवरी अटैम्प्ट में भी कुछ स्टूडेंट ने इस तरह कंप्लेंट किया था मुझे कि सर इस तरह की प्रॉब्लम आई और मैं परेशान हो गया, मेरे पसीने पसीने हो गए। तो वहाँ पे टेंशन की जरूरत नहीं है, आपका 1 मिनट भी ख़राब नहीं होगा, आपको दूसरा कंप्यूटर मिलेगा वहीं से स्टार्ट होगा। ओके दोस्त, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने आप पे भरोसा रखें। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आने वाला है। जो लोग अपने आप पे भरोसा रखते हैं उनके रिज़ल्ट अपने आप ही अच्छे आते हैं। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।